हेलो दोस्तों, एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट अपने साथ एक पेंटिंग को लेकर कोरिया आते हैं, जहां पे उनके स्वागत के लिए कोरिया के प्रेसिडेंट जाते हैं। तभी वहां पे खड़े दो बॉडीगार्ड पेंटिंग को उठाने लगते हैं। तब फ्रांस के प्रेसिडेंट उन्हें कस के चिल्ला के कहते हैं कि तुम लोगों को पेंटिंग की इज्जत करनी नहीं आती, ये बहुत कीमती है, इसे सही से पकड़ो। रियली फ्रांस के प्रेसिडेंट बहुत अकड़ू है, क्योंकि वे बॉडीगार्ड सही से पेंटिंग उठा रहे थे। तभी उसके बाद वे सभी लोग एक हॉल में पहुंचते हैं, जहां पे पेंटिंग की नीलामी होने वाली होती है। वहां पे सभी दर्शक आराम से बैठे होते हैं, जो कि पेंटिंग को खरीदने वाले होते हैं। उसके बाद कोरिया के प्रेसिडेंट स्टेज पे जाते हैं और वह पेंटिंग को दिखाने के लिए 3 तक गिनते हैं, 1 2 3। और उसके बाद जब पेंटिंग के पास से पर्दा हटाया जाता है, तब पेंटिंग वहां से गायब। उसके बाद वहाँ पे खड़े बॉडीगार्ड अपने माइक पे सभी लोग कह देते हैं कि यहाँ का मेन गेट बंद कर दिया जाए और साथ ही बिल्डिंग का भी मेन गेट बंद कर दिया जाए, ताकि यहाँ से कोई भी आदमी भाग ना सके, क्योंकि पेंटिंग चोरी हो चुकी है। उसके बाद ड्रामा में टाइम अचानक से वापस पास्ट में जाने लगती है, जहाँ पे सभी लोग बैक हो जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि स्टेज पे कोरिया के प्रेसिडेंट 3 तक गिनते हैं, 1 2 3। उसके बाद समय रुक जाता है। उसके बाद हॉल में हमारे ड्रामा का एक्टर जून वू आता है, जो कि एक हैट पहने हुए होता है और कोट पहने हुए होता है, और वो धीरे धीरे स्टेज पे जाता है और वहाँ से पेंटिंग चुरा लेता है और वहाँ से चला जाता है। क्योंकि समय रुका हुआ है, इसलिए कोई उसे देख नहीं पाता है। उसके बाद वो बिल्डिंग से बाहर जाके समय को वापस चुटकी बजाकर कंटिन्यू कर देता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर सभी लोग परेशान हो जाएंगे कि पेंटिंग कहाँ गायब हो गया है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है एक बूढ़ा आदमी का, जो कि न्यूज देख रहा है कि पेंटिंग गायब हो चुका है। तभी वहाँ पे जुनवू आता है। उसके बाद जुनवू वह पेंटिंग उस बूढ़ा आदमी को देता है और कहता है कि यह पेंटिंग कोरिया का एक अमानत है, इसलिए इसे कोरिया में ही रहना चाहिए। उसके बाद वह बूढ़ा आदमी कहता है कि पता नहीं तुम किस प्रकार से ये चोरियां करते हो, लेकिन ये जो भी करते हो बहुत ही मुश्किल होगी, और याद है कि तुम किसी न किसी पकड़े जा सकते हो, इसलिए बच के रहना। उसके बाद जुनवू कहता है कि यह मेरी एक कला है, इसलिए मैं ये सीक्रेट किसी को बता नहीं सकता। उसके बाद वह बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हारा रेंट खत्म हो चुका है, इसलिए तुम अब मेरा घर छोड़ के जा सकते हो और किसी दूसरी जगह तुम्हें अब रहना पड़ेगा, क्योंकि तुमने बहुत बड़ी चोरी की है और तुम पकड़े जा सकते हो, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। उसके बाद सीन हमें दिखाया जाता है हमारे ड्रामा की एक्ट्रेस सीन की, जहाँ पे वह सुबह में उठती है, बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है और वह सुबह उठ के सबसे पहले ब्रश करती है और उसके बाद वह अपनी स्कूटी उठाकर सामान डिलीवरी करने चली जाती है। जिसके बाद वह अपने सभी सामान को एक एक करके डिलीवरी करती है, चूँकि सुबह का 4 बज रहा है, और उसके बाद वह वापस अपने घर पे चली आती है। उसके बाद सीन जब घर पे जाकर सोने लगती है, तब उसे फिर से एक कॉल आता है, जो कि उसका पार्ट टाइम जॉब का होता है, और फिर वह पार्ट टाइम जॉब करने के लिए मार्केट में जाती है, जहाँ पे सबसे पहले एक डॉल का कस्ट्यूम पहन के नाचती है और वहाँ पे कुछ सामान बेचती है, और फिर उसके बाद वह तीसरा पार्ट टाइम जॉब यानी कि रेस्टोरेंट में जाकर वेटर का काम करती है। रात में जब वो थकी हुई घर पे जा रही होती है, तभी उसे एक आदमी का कॉल आता है, लेकिन वो उस कॉल नहीं उठाती है। तभी उसके सामने एक आदमी आता है, जिससे वह बातें करने लगती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि यह बूढ़ा आदमी उसके पापा का दोस्त है, जिससे उसके पापा ने बहुत सारे कर्जा लिए होते हैं। उसके बाद सीन ने दिन भर जो कुछ भी कमाया हुआ होता है, उसे मजबूरन उस आदमी को देना पड़ता है। उसके बाद वह आदमी उसे बताता है कि तुम्हारे पापा का कर्जा बहुत ज़्यादा है, जो कि मिलाकर 10 लाख होते हैं, और वो पैसे तुम्हारे पास अभी नहीं है, इसलिए तुम चाहो तो अपना एक बिल्डिंग मुझे दे सकती हो। जिसके बाद सीन मना करके चली जाती है। अगले सुबह जब सीना उठती है, तब वह सबसे पहले सोचती है कि उसके पास जो भी लोग उसके घर में रेंट लेके रह रहे हैं, उससे वह पैसा मांगेंगी। जिसके बाद सीन अपना रेंट लेने के लिए सबसे पहले एक आदमी के पास जाती है, लेकिन उसका टाइट डिसिप्लिन देखने के बाद सीना उसके सामने कुछ नहीं बोल पाती है। फिर उसके बाद वह एक लेडीज के पास जाती है, जिसके बाद वह लेडीज उसने अपनी दुख भरी कहानी कहने लगती है कि उसके बेटे ने 2 दिन से कुछ खाना नहीं खाया और उसके पास कुछ पैसे नहीं है। जिसके बाद इस बार भी सीन को वहां से चुपचाप जाना पड़ता है। उसके बाद सीना अपने एक फ्रेंड के पास जाती है, जहाँ पे वो अपने सभी बातें अपने फ्रेंड से कह देती है कि उसे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। जिस पे उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हारे पास एक अपार्टमेंट है, जिसे तुम बेच दो और तुम्हें काफ़ी पैसे मिलेंगे। लेकिन सीना कहती है कि आने वाले समय में उस अपार्टमेंट के रेट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए वो उसे नहीं बेच सकती है। उसके बाद सीना इतना करके वहाँ से चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी फ्रेंड किसी को कॉल करती है और उससे वह आदमी को कहती है कि सीना अपनी कोई अपार्टमेंट नहीं बेचेगी। तभी उसके बाद वह आदमी कहता है कि किसी भी कीमत पे उसका अपार्टमेंट उसे खरीदना है, क्योंकि वहाँ पे वह बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बनाना चाहता है। एक दिन जुन वू सिन के इस फ्रेंड से मिलने आता है, जहाँ पे उसे एक नए घर की जरूरत होती है, जिसपे वो कहता है कि उसे एक ऐसे रूम की जरूरत है जहाँ पे कोई धूप की रोशनी नहीं आती हो, और क्योंकि उसका काम अंधेरे में होता है। तभी यह बातें सिन सुन लेती है और वह उसके पास कहती है कि उसके पास एक ऐसा घर है। जिसके बाद जुन वू सिन के साथ उसके घर पे जाता है। उसके बाद सिन अपने अपार्टमेंट के सबसे नीचे वाला रूम जुन को दिखाता है, जहाँ पे कोई भी धूप की रोशनी नहीं आती होती है, और वह रूम काफी डार्क होता है और उसके अंदर कोई लाइट
भी नहीं होती, जिसके कारण वह रूम काफी अच्छा दिखता तो है बट अंधेरे में होता है। वो जब उस अपार्टमेंट के किराया पूछता है तो उसके बाद सीन उसे 10,35,000 रुपए कहती है, जिसके बाद जून वो उससे मजाक समझ के वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद सीन उसके पीछे पीछे रूम के बाहर जाती है और उसे रोक के कहती है कि ठीक है, तुम जितना चाहे उतना दे सकते हो। उसके बाद जून वो इस बात को मान लेता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है एक गरीब परिवार का, जहाँ पे एक छोटी सी बच्ची पेट में दर्द होने के कारण रो रही है और उसका एक शराबी पिता शराब पी के बगल में बैठा हुआ है। तभी वहाँ पे उसका बड़ा भाई आता है, जो कि उससे पेट में दर्द होने के कारण वो भी अपने पिता को बोलने लगता है, जिसपे उसका शराबी पिता उससे एक थप्पड़ पीटने लगता है। फिर वह बच्चा अचानक से पता नहीं कैसे समय को रिवाइंड कर देता है और उसके बाद वह दवाई लाने के लिए अलग अलग शॉप में जाता है, जहाँ पे पैसे नहीं होने के कारण वो लोग काफ़ी उसे बोलते हैं। जिसके बाद वह फिर से समय को रिवाइंड करता है और वह एक दुकान में जाता है, जहाँ से वह पैसे चोरी करके दवाई लेने के लिए जाता है। जहाँ पे जब वह पैसे चोरी करके भाग रहा होता है तभी वहाँ पे मिंग वून आ जाता है, जो कि काली टोपी पहने हुए होता है और काला कपड़ा पहने हुए होता है। वह उस बच्चे को पकड़ लेता है, जिसके बाद वह बच्चा समय को फिर से रिवाइंड करता है, लेकिन फिर से मुंगबू उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद मुंगबू समझाता है कि उसका कोई भी शक्ति उसके बाद काम नहीं करेगा। उसके बाद मुंगबू अपनी शक्ति से उसे एक शराब के बोतल में कैद कर लेता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है मुंगबू के बॉस का सीन, जहाँ पे वह अपने लोगों को समझा रहा होता है कि दुनिया में भगवान की कुछ गलतियों के कारण कुछ ऐसे लोग यहाँ पे धरती पे जन्म ले चुके हैं जिनके पास अद्भुत शक्तियाँ हैं, और उन्हीं लोगों को पकड़ के अपने पास कैद करके उन्हें मुक्ति देना उनका काम है। उसके बाद वहाँ पे मुंगबू चला आता है, जिसके बाद बॉस मुंगबू से मिलने के लिए एक रूम में जाता है और वह लेकिन मुंगबू वहाँ पे काफ़ी उदास होकर बैठा होता है और वह उदास मन से उस आदमी को उस बच्चे की आत्मा देता है और वह कहता है कि इसके साथ जो करना है करो। उसके बाद मुंगबू वहाँ से चला जाता है और वह उस बच्चे के घर पे ही जाता है, जहाँ पे वह उसके पापा को सबसे पहले तो पकड़ के कहता है कि अगली बार से इस बच्ची को हमेशा ख्याल रखने के लिए कहता है। उसके बाद उस बच्ची के हाथ में वह दवाइयाँ थमा के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जून वू सीन के अपार्टमेंट में अभी अभी शिफ्ट हुआ है, जहाँ पे सीन आराम से एक जगह बैठ के जून वू को सामान को देख रही है और वह सोच रही है कि इसके पास बहुत कम सामान है। जिसके बाद जून वू सोचता है कि वह यहाँ पे क्यों बैठी हुई है। तभी वहाँ पे सीन के पापा का फ्रेंड आता है। उसके बाद दोनों बात करने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ पे वह आदमी से समझाता है कि तुमने एक नया आदमी को अपने घर दिया है, इसलिए तुम उसके पास जो भी पैसे आए हैं तुम मुझे दे दो। उसके बाद सीना को मजबूरन वह पैसे उसे देने पड़ते हैं। फिर वह आदमी समझाता है कि मैं तुम्हें सिर्फ 1 महीने का टाइम दे सकता हूँ और तुम्हें 10 लाख रुपए मुझे देने पड़ेंगे। जिसके बाद सीना काफ़ी चौंक जाती है। उसके बाद सीना उससे और वक्त मांगती है, जिसपे वह आदमी कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें इससे ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता, नहीं तो तुम मुझे अपना एक अपार्टमेंट मुझे बेच दो। उसके बाद सीना अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए चली जाती है, जहाँ पे वह एक घर की पेंटिंग करती है और रात में जब वो थकी हुई घर पे जा रही होती है तब उसे अपने पापा की कुछ बातें याद आती है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जिन वू को रात में नींद नहीं आ रहा होता है, इसलिए वह छाता लेके बाहर घूमने के लिए चला जाता है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही होती है। फिर तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि सीन एक चिकन डिलीवरी करने के लिए कुछ चिकन लेके रास्ते में जा रही होती है, जहाँ पे उसकी गलती से ज़्यादा नींद आने के कारण वह स्कूटी पर भी उसे सोने लगती है। जिसके बाद वह स्कूटी से नीचे गिर जाती है। जब वह स्कूटी से उठती है तब वह देखती है कि एक कार उसकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रही होती है। जिसके जैसे ही कार उसके नज़दीक आता है वैसे ही जून वू समय को रोक देता है और उसके बाद वो धीरे धीरे सीना के पास जाता है, जहाँ पे वह देखता है कि सीना उससे पूछती है कि यह तुमने कैसे किया। तभी जून वू यह देख के हैरान हो जाता है कि उसकी शक्तियों का असर सभी लोगों पे हो चुका है, क्योंकि टाइम रुक चुका है, लेकिन यह असर सीना के ऊपर नहीं हुआ है। जिसके बाद वह हैरान हो जाता है और ड्रामा वहीं पे एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों फर्स्ट एपिसोड की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है और सेकेंड एपिसोड की स्टोरी को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें सपोर्ट मिल सके और हम और भी ड्रामा को एक्सप्लेन कर सके। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।